है इसराइल का स्ट्रेटेजिक फैक्टर मैंने आपको बता दिया, हिस्टोरिकल फैक्टर आपको बता दिया, और दूसरा जो है उनको अपना डर है कि भाई हमारा ये फुटहोल्ड यहाँ से कम नहीं हो जाना चाहिए। तो ये एक कारण है कि उन्हें इसराइल का साथ देना ही पड़ता है। अब वो बात दूसरी है कि नेतन्याहू उस जो लेकिन ये एक ऐसी मुसीबत है जिसको उगल भी नहीं सकते वो, और या चुप नहीं बैठ सकते ईरान। तो इसलिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ये तो है नहीं कि वो कुछ ना करे। कुछ करता है तब अमेरिका के लिए एक असमंजस की बात पड़ जाती है, और इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे ही उसने काउंसिलेट के ऊपर हमला करा, अब उसका इम्प्लीकेशन क्या है कि काउंसिलेट माना। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अंबर जैदी और एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है मेजर जनरल एसबीएस थाना। नमस्कार सर, जय हिंद, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत अच्छा लगा आपसे और आपके व्यूअर से बातचीत करके। बहुत धन्यवाद सर। सर, एक अहम मुद्दा मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ, वो ये कि ईरान और इसराइल के बीच जो है वो टेंशन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से पूरे पश्चिमी एशिया में खतरा काफी बढ़ रहा है। अचानक से इसराइल ने ईरान के काउंसलेट पे हमला किया डेमेस्कस में। सबसे पहले तो ये कि ऐसा क्यों किया अचानक से? क्योंकि इसराइल और ईरान के बीच ईरान ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया कि जाके इसराइल पे हमला करे। क्यों अचानक से इसराइल ने ईरान के काउंसलेट पे हमला किया, जिसमें काफी लोग मारे भी गए हैं? देखिए, इज़राइल जिस हिसाब से गाज़ा में लड़ाई लड़ रहा था, उसके बाद में जितने सिविलियंस और बच्चे और इनोसेंट लोगों की जो मौतें हुई हैं, उससे इज़राइल काफ़ी अलग-थलग पड़ गया था। और अमेरिका जो उसका सबसे बड़ा सपोर्ट था, वहाँ पर भी एक डबल माइंड हो गया था कि भई इज़राइल को हम मदद करें, किस हद तक मदद करें और किस हद तक हम उसके साथ जाएँ, इस सिचुएशन में जहाँ की इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज़ भी वायलेट हो रहे हैं। और उसमें जो इज़राइल को एड मिलती है, वो कुछ हद तक उसमें सवालिया निशान लग रहा था कि क्या हम मिलिट्री का सामान भेजें, ना भेजें? इस किस्म की एक डिस्कशंस वहाँ पे इंटरनली हो रही थी। नेतन्याहू को एक चीज़ पता है कि अगर ईरान डायरेक्ट हमला कर देता है मेरे ऊपर, तो किसी भी हालत में अमेरिका को मेरी मदद के लिए आना ही पड़ेगा और ये जो मिलिट्री एड है, ये रिज्यूम करनी ही पड़ेगी। अभी तक क्या हो रहा था कि इज़राइल का ये कहना था और मानना था, और ईरान ने भी डायरेक्टली इज़राइल को कुछ नुकसान नहीं पहुँचाया था। उसके प्रॉक्सीज़, जैसा कि इज़राइल का मानना है, वो जो कुछ भी कर रहे थे, चाहे वो हमास है, चाहे वो हिज़्बुल्लाह है, चाहे वो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं, अलग-अलग जो ये टेररिस्ट फोर्सेस भी हैं। तो अभी अगर डायरेक्ट ईरान कुछ करता है, तब अमेरिका के लिए एक असमंजस की बात पड़ जाती है। और इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे ही उसने काउंसिलेट के ऊपर हमला करा, अब उसका इम्प्लीकेशन क्या है कि काउंसिलेट माना जाता है कि वो आपकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, वो ईरान का ही हिस्सा माना जाता है। तो काउंसिलेट में जब हमला होता है, इसका मतलब ईरान के लिए ये बात साफ है कि उसने हमारी ज़मीन पर हमारे ऊपर हमला किया है। अब एक उनका सीनियर मिलिट्री कमांडर भी मारा गया है, कुछ आईआरजीसी के लोग भी मारे गए हैं, और जो इंटरनल प्रेशर है ईरान के ऊपर, वो भी काफ़ी बढ़ गया है। और अयतुल्लाह खुमानी ने भी बोला है, जो सुप्रीम लीडर हैं उनके, कि भई इसका जवाब तो हमें देना पड़ेगा। तो अब ईरान को जवाब देना ही पड़ेगा, और जब जवाब देना पड़ेगा तो इज़राइल का मकसद पूरा हो गया कि अभी जो बाइडेन के हिसाब से, जो हालाँकि वो काफ़ी क्रिटिसाइज़ कर रहे थे इनको, नेतन्याहू को, लेकिन उनका भी बयान आ गया है कि भई हमारी पार्टनरशिप आयरन क्लैड है, और अगर ईरान हमला करेगा इज़राइल के ऊपर तो हमें जाना ही पड़ेगा। तो ये एक अमेरिका की मजबूरी बन जाती है जब इस किस्म की सिचुएशन आती है। तो ये उसका मकसद था, और इसलिए उन्होंने, जहाँ तक मेरा विचार है, इस चीज़ को छेड़ा है। ये एक रिस्क है, बड़ा रिस्क है, एस्केलेशन के काफ़ी मतलब हैं, नजदीक। और जी। उसमें अमेरिका भी बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं है। तो इसलिए अभी और भी इसमें जो चीज़ें हैं वो उभर के आएँगी सामने। जी, बिल्कुल। और काउंसलेट पे हमले के बाद ईरान काफ़ी गुस्से में है और सीधे तौर पे कहा है कि इसका जवाब दिया जाएगा। और जवाब देने की जब बात आती है तो सर, किस तरह की और क्या ऑप्शंस ईरान के पास बच जाते हैं? किस तरह की कार्रवाई की उम्मीद हम ईरान की तरफ से कर सकते हैं? देखिए, अगर आप ईरान की ज्योग्राफी देखें, तो ईरान और इज़राइल के बीच में 2 देश पड़ते हैं। एक इराक है और उसके बाद में जॉर्डन है। तो डायरेक्ट जिसे बोलना चाहिए लड़ाई
फौजों की, वो तो पॉसिबल है नहीं। अब जो दूसरा ऑप्शन है वो ये है कि या तो मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया जाए। अभी मिसाइल और ड्रोन से अटैक करने में जो इजराइल का आयरन डोम सिस्टम है, उसकी एक कैपेसिटी है। अगर आप कम मिसाइल मारेंगे तो वो आयरन डोम उन मिसाइल्स को डाइवर्ट कर सकता है या कुछ को बर्बाद कर सकता है। तो अभी अगर ईरान ने कुछ करना है तो उसको एक बैराज लॉन्च करना पड़ेगा मिसाइल्स का और ड्रोन्स का। ये उसकी एक ऑप्शन है। और दूसरी ऑप्शन ये है कि भाई आप प्रॉक्सीज के साथ इस्तेमाल करते जाइए, हिजबुल्लाह को बोलिए कि भाई आप और ज्यादा रॉकेट वहां पर डालिए, या हिजबुल्लाह की तरफ से एक मिलिट्री एक्शन शुरू हो जाए। अभी उसमें हिजबुल्लाह अभी तक उसने मिलिट्री एक्शन किया नहीं है, तो इसका मतलब हालत उधर भी इतनी कोई खास नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि प्रॉक्सीज तो हमला कब से करे जा रहे हैं, 4-5-6 महीने हो रहे हैं अभी, वो तो चल रहा है। तो उससे ये मैसेज कन्वे नहीं होता कि हाँ हमने कुछ जो है वो अटैक किया। अच्छा, दूसरी बात क्या है, और यह हमने सही जवाब दिया। दूसरी बात, आप इसी चीज को तुलना करें जब ये कासिम सुलेमानी को मारा गया था, और जब अमेरिका ने कासिम सुलेमानी के ऊपर हमला किया था तो ईरान भड़क गया था और ईरान ने बोला था कि भाई हमें जवाब देना है। अब उसमें अमेरिका भी परेशानी में आया था। तब इन्होंने क्या करा था कि एक जो अमेरिका का बेस था इराक में, उसके ऊपर हमला करा, और उसके ऊपर हमला करके वहां पर कुछ लोग इंजर्ड हुए थे, तकरीबन 11-12 लोग इंजर हुए थे, और काफी हुआ था। तब ये लग रहा था कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप जवाब देंगे इसका। फिर ये बात हुई कि दोनों की तरफ से ये साफ नजर आ गया कि भाई एस्केलेशन करने से कोई, और ज्यादा बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। तो मुझे लग रहा है ऐसा कि ईरान अपनी ऑप्शन इस तरीके से करना चाहेगा कि वो एक बैराज लॉन्च करे जो कि आयरन डोम कैपेसिटी से ज्यादा हो, जो कि कुछ मिसाइल शर्तिया कुछ जैसे गवर्नमेंट ऑफिसेस हो गए इजराइल में या कुछ और बिल्डिंग्स हो गई, उधर जाके वो मार करें। और उसके बाद में ना ईरान इसको बढ़ाना चाहता है ना अमेरिका बढ़ाना चाहता है। अमेरिका भी अभी अगर आप कुछ दिन देखें तो अमेरिका क्या कर रहा है कि उसने जितने भी ईरान के दोस्त हैं उनको बोला है कि भैया ईरान को रोको। एक स्ट्रेटेजिक पेशेंस नाम का वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो, कि भैया आप रुक जाओ, इतने में संभल जाओ। अब उसको, लेकिन ये एक ऐसी मुसीबत है जिसको उगल भी नहीं सकते वो, और या चुप नहीं बैठ सकते ईरान। तो इसलिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ये तो है नहीं कि वो कुछ ना करे। तो अब क्या हो रहा है कि अच्छा, यहां तक कि डेस्परेशन अमेरिका का है कि वो चीन तक पहुंच गए हैं, कि चीन को ही बोल रहे हैं कि यार ईरान को बोलो कि कुछ ना करे। तो अब ये नौबत आ गई है। एस्केलेशन कोई नहीं चाहता। और दूसरा ऑप्शन ईरान का फिर ये भी है कि अगर मान लो वो कुछ करे और अमेरिका भी उसके ऊपर कुछ जवाबी कार्रवाई में करे, तो फिर ईरान को बड़ी लड़ाई में घुसना पड़ेगा। बड़ी लड़ाई का मतलब है जैसे ये स्टेट ऑफ हरमुज है, वहां पे सारे जितने भी इनके ईरानी वेसल्स जा रही हैं, नहीं सॉरी, इजराइल की जो वेसल्स हैं या अमेरिका की कोई जो वेसल्स हैं, उनको सबको ब्लॉक करने की कोशिश करे, क्योंकि ईरान जो पर्शियन गल्फ है उसको बहुत अच्छी तरीके से डोमिनेट करता है, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है। तो इन सब का ट्रैफिक बंद करना पड़ेगा। उसके अपने इम्प्लीकेशंस हैं, क्योंकि अमेरिका ने भी कुछ युद्ध प्रोत जो हैं वो मूव करे हैं। तो वो भी इस मेंटली इस ऑप्शन से वो तैयार कर रहे हैं अपने आप को, कि अगर वो ट्रैफिक बंद करते हैं, तो जैसे हूदीज ने किया था अभी रेड सी में, तो इस किस्म का इससे जुड़ा एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि पूरे ही मिडिल ईस्ट की बात करें, अमेरिका ने जो अपनी पूरी सैन्य शक्ति है उसका विस्तार उन्होंने पिछले जो पूरा अरसा रहा है इसमें काफी मजबूत किया है। इसके पीछे क्या यही वजह है क्योंकि ईरान ये कहता है कि अगर मेरे पे हमला होता है तो मैं ऑयल सप्लाई बंद कर दूंगा, और उधर से हम जानते हैं कि पूरा जो ये पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड है उनको ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब होना इनके लिए बड़ी बात है कि किसी भी कीमत पे ये नहीं रुकना चाहिए। तो ऐसे में जो जंग की बात की जा रही है कि हो सकती है, कैसे, क्या पॉसिबिलिटी है, और अगर होता है तो कौन किसके साथ जाएगा? देखिए, वेस्टर्न कंट्रीज अगर मिडिल ईस्ट में जंग होती है तो चाहे ना चाहते हुए भी जाना तो उनको अमेरिका के साथ ही है, अमेरिका और इसराइल के साथ ही जाना पड़ेगा। अगर ईरान से जंग होती है या इस पर्शियन गल्फ मुश्किल में आता है, और उसका जैसा कि आपने भी बताया कि ऑयल के जो प्राइसेस बढ़ेंगे उसके उससे सब अफेक्टेड है, ऑयल की सप्लाई रुकेगी उससे भी सब अफेक्टेड है। तो कोई भी नहीं चाहता कि ये कहानी हो। जहां तक बाकी कंट्रीज का सवाल है, रूस और चीन वो ये चाहेंगे कि भाई वो डायरेक्टली तो नहीं घुसना चाहेंगे इसमें, क्योंकि रूस के अभी अपने हाथ तंग हैं, वो यूक्रेन के साथ लड़ाई में जूझ रहा है। जहां तक चीन का सवाल है, उसकी माली हालत थोड़ी सी इस समय कमजोर है और वो अपने किसी भी मार्केट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहेगा, क्योंकि चीन के लिए
इन सब चीजों से ज्यादा बड़ी चीज है कि उसकी मार्केट दुरुस्त रहनी चाहिए, क्योंकि अगर चीन में जो लोग हैं, सीसीपी इसी कारण से वो पावर में है कि भैया इकोनॉमिकली जब तक आप डिलीवर कर रहे हो तब तक आप सही हो, अगर आप इकोनॉमी की आपकी सत्यानाश हो गई तो उसके बाद में लोग कहेंगे कि यार वो भी पढ़े लिखे लोग हैं, सारी दुनिया में सबसे ज्यादा पीएचडी वहां चीन में इकट्ठे हो रखे हैं, तो और उन्होंने पूरी दुनिया देखी है, पूरा वर्ल्ड ट्रेवल करते हैं वो, तो वो बोलेंगे कि भैया फिर तो ये कोई तरीका थोड़ी है कि आपने जो हमें हमारा मुंह भी बंद कर रखा है और आप हमें इकोनॉमिकली भी डिलीवर नहीं कर रहे हो, तो फिर कोई फायदा नहीं है, फिर सीसीपी की खतरे में पड़ जाती है। इसलिए इकोनॉमी का बहुत जरूरी है, इसलिए चीन मुझे नहीं लगता कि डायरेक्टली उतर के आएगा। तो जैसा कि आपने बोला कौन किसके साथ उतर के आएगा, ये मैंने इसी का उत्तर दिया है। लेकिन एक चीज और मैं इसी पे ऐड करना चाहूंगा कि अमेरिका के लिए और क्यों ये वेस्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट बनता है। अब आप देखिए इजराइल की अगर आप स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखें, ये एक क्रॉस रोड पे है, एशिया, यूरोप और अफ्रीका के क्रॉस रोड पर बनता है, उसकी लोकेशन ऐसी है। दूसरी चीज ये है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का और वेस्ट का प्रभुत्व और इन्फ्लुएंस दोनों चीजें कम होती जा रही हैं, उनके फुटप्रिंट्स भी कम होते जा रहे हैं। उस हालत में एक अकेला इजराइल एक ऐसा देश है जो उसका सबसे पहले तो ट्रस्टेड पार्टनर है, और दूसरे वो उसका एक तरीके से जिसको हम मिलिट्री लैंग्वेज में बोलते हैं कि फुटहोल्ड है मिडिल ईस्ट में, और उस फुटहोल्ड को अमेरिका किसी भी हालत में जाने नहीं देगा अपने इंटरेस्ट में। इजराइल का इंटरेस्ट को छोड़ दीजिए आप, अमेरिका के अपने इंटरेस्ट में ये जरूरी है कि जो उसका ये फुटहोल्ड है वहां पे इजराइल में वो बरकरार रहना चाहिए, अगर उसे आगे किसी भी तरीके से डील करना है मिडिल ईस्ट में किसी भी ताकत से, चाहे आईएसआईएस स्ट्रांग हो सकती है उसके साथ डील करना पड़ सकता है, अलकायदा स्ट्रांग हो सकती है उसके साथ डील करना पड़ सकता है, और या सीरिया के साथ परेशानी हो सकती है, और ईरान के साथ तो परेशानी हो ही सकती है। वो तो मतलब अभी मुद्दा ही इसी बात का चल रहा है कि कितनी हद तक परेशानी होगी, परेशानी तो है। तो इसलिए इजराइल के पक्ष में इनको उतरना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम। जी, लेकिन सर जो इज़राइल है वो ईरान पे जो हमले की बात हो रही है उसको लेकर इज़राइल का कहना है कि क्योंकि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है जो कि मास डिस्ट्रक्शन का कारण या वजह हो सकते हैं। आप सर इस पे क्या कहते हैं, क्योंकि ईरान तो डिनाई करता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? देखिए ये इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल इस चीज से बहुत ज्यादा कंसर्न है कि ईरान की जो एनरिचमेंट कैपेबिलिटी है, यूरेनियम का होता है कि जब यूरेनियम अगर आप न्यूक्लियर बम बनाना चाहते हैं तो आपको 90% से ज्यादा एनरिचमेंट चाहिए। ईरान 60% तो कब का क्रॉस कर चुका है, और ऐसा माना जा रहा है कि कई चीजें आईएईए को भी नहीं मालूम है, और वो छुप के काफी हद तक एनरिचमेंट में काफी नजदीक पहुंच चुका है वेपन ग्रेड यूरेनियम को एनरिच करने के लिए, क्योंकि जब वो एनरिच हो जाता है तब वो न्यूक्लियर बम बनाने की हैसियत में आ जाता है। तो एक थ्योरी ये भी है, लोग कह रहे हैं कि भाई ये लोग चाहेंगे कि किसी तरीके से उनका न्यूक्लियर जो आर्सेनल है या जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनको बर्बाद किया जाए। इजराइल ने पहले भी एक बार कुछ ऐसा एक ऑपरेशन किया था, क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन किया था, और अपने जासूसों को भेज के कुछ न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी मारा था, ऐसा माना जाता है, ऐसा ईरान का कहना है। और उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर जाहिर है कि ये सबकी आंख है वेस्टर्न कंट्रीज की, स्पेशली यूएस और इजराइल की, वो उसको बर्बाद करना चाहते हैं, ये एक इंटेंशन तो है। अब लेकिन ये मौका ये नहीं है, क्योंकि अगर आप मौका देखें तो जिस किस्म से अमेरिका फंसा हुआ है, सबसे पहले तो रशिया यूक्रेन वॉर में, उसके बाद में इजराइल हमस भी ठीक से समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ किस किस ऊंट करवट बदलेगा, और दूसरी मुसीबत क्या हो गई है कि जो इंडो पैसिफिक का रीजन है, जहाँ पे जैसे ताइवान है, जापान है, फिलीपींस है, यहाँ पे भी थोड़ी गड़बड़ चल रही है। तो अमेरिका इस समय ऐसी हालत में है नहीं कि वो ईरान का फ्रंट भी खोल दे। तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रेटेजिक इंटेंशन अमेरिका का और इजराइल का हमेशा रहेगा कि किसी ना किसी तरीके से इससे पहले कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर बन के खड़ा हो जाए उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को बर्बाद करो, और उसके लिए बहाना ढूंढना एक थ्योरी है, और वो थ्योरी गलत नहीं है, लेकिन मौका ये सजेस्ट करता है कि अमेरिका उस टाइम पर इस थ्योरी को आगे बढ़ाना नहीं चाहेगा, और इस तरीके से ईरान में डायरेक्ट हमले में वो घुसना नहीं चाहेगा। और अगर उसका ऐसा इंटेंशन होता तो कम से कम चीन के पास नहीं जाता ये बोलने के लिए कि भैया ईरान को रोक दो।
तो ये प्रेशर बिल्ड टेक्निक है ईरान के ऊपर किसी तरह से कि वो इस तरह का कुछ अगर कोई इस तरह के वेपन्स हाँ, बना रहे हैं तो ना बनाए या बिल्कुल। साथ गाज़ा में वो जिस तरह से साथ दे रहे हैं गाज़न्स का उसमें ना आए। लेकिन सर इज़राइल ने अभी बोला कि जो इज़राइल की आयरन क्लेड सिक्योरिटी है वो बरकरार रहेगी और हम सब जानते हैं कि यूएस जो है वो इज़राइल कुछ भी करे हर चीज़ में वो उसका साथ देता है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? क्यों इज़राइल के साथ अमेरिका हमेशा रहता है इन एवरीथिंग एंड एनीथिंग? इसके इसके 2-3 कारण हैं। सबसे पहले तो अगर आप याद करें हिस्ट्री में, अमेरिका पहला कंट्री था जिसने इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ किया था। अमेरिका पहला कंट्री है जिसने जेरूसलम को एक्सेप्ट किया कि ये इज़राइल की कैपिटल है और अपनी एम्बेसी को जेरूसलम शिफ्ट किया था तेल अवीव से। अमेरिका ने ही एक तरीके से ये स्पेस क्रिएट की गई थी मिडल ईस्ट में, जहाँ पे इज़राइली आके फिट हों और यहाँ से वो मिडल ईस्ट को डोमिनेट कर सके। और स्ट्रेटेजिकली मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि जी। क्या इम्पोर्टेंस है। लोकेशन जो इज़राइल की है, वहाँ से तीनों चीज़ें, ये तीनों जो कॉन्टिनेंट्स हैं, ये जुड़ते हैं, एशिया, यूरोप और इसका अफ्रीका के तकरीबन उस जहाँ पे ये मिलते हैं, उस जगह पर ये लोकेटेड है। अब इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस तो इज़राइल की है। उसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर आता है वो ये है कि ज्यूज़ जो हैं, ज्यूज़ की जो लॉबी है अमेरिका में, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो पैसे वाले लोग भी हैं, वो दोनों पार्टियों को फंड करते हैं। वो काफ़ी हद तक एक अमेरिका के डिसीजन मेकिंग में उनका बहुत बड़ा हाथ है और वो एक रिच कम्युनिटी भी है, पैसे वाली कम्युनिटी। तो वो जो कम्युनिटी है, वो इलेक्शंस में जिस किस्म से ये फंड करती है, बड़ा मुश्किल है दोनों पार्टियों के लिए उनको एक तरीके से दरकिनार करना। अभी जो स्टेटमेंट अमेरिका ने दी थी इज़राइल के खिलाफ, कुछ जब ये बहुत ज़्यादा सिविलियंस की कैजुअल्टी हो रही थी, बच्चों की कैजुअल्टी हो रही थी, तो उस टाइम में भी आप देखेंगे कि ये नहीं बोला कि लड़ाई बंद कर दो किसी भी स्टेज पे। कई बार उन्होंने यूएनएससी में उनको सपोर्ट करा और ये भी तब जबकि यूरोप में भी अमेरिका के एलाइज ने उनको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया था कि आप क्या कर रहे हैं ये? आप इनको इतना ज़्यादा सपोर्ट दिए जा रहे हैं और सपोर्ट अभी तक बंद नहीं किया है। ना उन्होंने पैसे बंद किए हैं, ना उन्होंने अभी तक एमुनिशन बंद किया है। तो दोनों तरीके से और अभी जो जो वो बात कर रहे थे, वो बात इसलिए कर रहे थे क्योंकि वहाँ पर जितनी अरब कम्युनिटी है अमेरिका में और जितने मुस्लिम कम्युनिटी वाले हैं, उन्होंने ये सीधा बोल दिया था कि भैया हम आपको वोट नहीं देंगे और इलेक्शन ईयर है तो जो बाइडेन ने वहाँ भी अपनी पॉलिटिक्स तो खेलनी थी थोड़ी-सी। तो एक्चुअली उनको सैटिस्फाई करने के लिए ये जो कुछ भी बोल रहे हैं, अदरवाइज़ कितने आदमी मरे इससे ना उनको अफ़गानिस्तान में फ़र्क पड़ा, ना उनको इराक में फ़र्क पड़ा, ना उनको गाज़ा में फ़र्क पड़ने वाला है। तो ऐसा जो एक उनके स्ट्रैटेजिस्ट ने बोला भी है, सीन मैकफेट ने, कि फॉर अमेरिका पीपल डोंट मैटर। जब उन्हें रूस को कमज़ोर करना है तो उसके लिए कितने यूक्रेनियन मर जाएँ उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर आप देखें, एक किस्म से अगर ये यूक्रेन की लड़ाई जो लंबी हो रही है, जैसा कि पहले भी बोला गया था कि 2022 में तकरीबन अप्रैल-मई में एक बार ये नज़दीक पहुँचने वाले थे, ज़ेलेंस्की मानने वाले थे कि ठीक है मैं न्यूट्रल हो जाता हूँ, लड़ाई बंद करो। लेकिन अमेरिका ने फिर टाँग अड़ाई और जो बोरिस जॉनसन गया और उसने बोला कि नहीं जी ये तो चलने दो। तो अमेरिका के हथियार बिक रहे हैं, अमेरिका के हथियार टेस्ट हो रहे हैं, टेस्ट होने के बाद उनकी कीमत बढ़ जाती है। अमेरिका के जो ये हथियारों की शेयर्स हैं उनकी कंपनियों के उनके बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं, जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं और बाइडेन अगर दोबारा कंटेस्ट करने की हिम्मत कर रहे हैं, वो इसी चीज़ के लिए हिम्मत कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने इकोनॉमी को थोड़ा-सा ये यूक्रेन वॉर के कारण उनकी इकोनॉमी थोड़ी-सी इम्प्रूव हुई थी कुछ हद तक। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये फैक्टर्स हैं। अब जहाँ तक इज़राइल का सवाल है, इज़राइल का स्ट्रैटेजिक फैक्टर मैंने आपको बता दिया, हिस्टोरिकल फैक्टर आपको बता दिया और दूसरा जो है उनको अपना डर है कि भई हमारा ये फुटहोल्ड यहाँ से कम नहीं हो जाना चाहिए। तो ये एक कारण है कि उन्हें इज़राइल का साथ देना ही पड़ता है। अब वो बात दूसरी है कि नेतन्याहू उस जो साथ है, उसको कुछ ज़रा ज़्यादा ही फ़ायदा उठा रहे हैं और एक तरीके से तो अभी इनडायरेक्टली देखा जाए तो उन्होंने जो बाइडेन को कुछ हद तक ब्लैकमेल ही कर लिया है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। कारण ये है कि कुछ चीज़ें जो नहीं चाहता था अमेरिका वो नेतन्याहू करते गए और फिर भी
अब उन्होंने ये जो छेड़ दिया है ईरान के साथ में, इसमें अब अमेरिका को पास कोई चॉइस ही नहीं है बोलने के कि भाई हमारा आयरन क्लैड सपोर्ट है वगैरह वगैरह, ये भी इन्होंने बोलना बंद कर दिया था बीच में, लेकिन अब जी। फिर चालू हो गए। तो ये एक अजीब सी सिचुएशन उन्होंने क्रिएट करी है, और ये मेरे हिसाब से तो उन्होंने जानबूझ के क्रिएट की। ओके। लेकिन सर ईरान के बीच, ईरान और इजराइल के बीच जो टेंशन बढ़ रही है, क्योंकि ईरान भारत से बहुत ज्यादा दूर नहीं है और भारत सरकार ने ये एडवाइजरी भी जारी की है कि ईरान ट्रैवल ना करें भारतवासियों को। ऐसे में भारत को किस तरह के स्टेप्स लेने की जरूरत है ताकि कोई फ्यूचर में कोई खतरा या कुछ ऐसा कुछ हो सकता है तो, या अगर ऐसा कुछ होता है भारत पे क्या असर इसका पड़ेगा या पड़ हाँ, सकता है? नहीं, भारत के को कई स्टेप्स लेने की ज़रूरत है और भारत की सरकार ले भी रही है। सबसे पहली बात ये है कि हमारी ईरान से भी दोस्ती है, हमारी इज़राइल से भी दोस्ती है, और दोनों ही हालतों में जब 2 दोस्त आपस में भिड़ते हैं तो दिक्कत तो हमें होगी, और हर किस्म से होगी। ऑयल की कीमत बढ़ेगी, उसमें भी हमारी परेशानी है। ईरान से जो हमें जो भी हमारे संबंध थे उसमें भी दिक्कत है। चाबहार पोर्ट हम अपना बनाना चाह रहे थे, वहाँ से रोड ले जाना चाह रहे थे ऊपर अफ़गानिस्तान में, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में, उसमें भी दिक्कत पड़ सकती है हमें। सैंक्शंस में भी ईरान और ज़्यादा आएगा, इसलिए जो बची-खुची डीलिंग है हमारी ईरान से, उसमें भी हमें थोड़ी-सी तकलीफ होगी। जहाँ तक एडवाइज़री का सवाल है, एडवाइज़री हमने ईरान के लिए भी जारी की है, और एडवाइज़री हमने इज़राइल के लिए भी जारी की है। तो जितने वर्कर्स जाने थे इज़राइल में, जो भी कुछ समझौता हुआ था, हमास वॉर से पहले समझौता हुआ था। ये भी कई मीडिया चैनल गलत तरीके से बोल रहे हैं इसको। ये समझौता बहुत पहले हो गया था। उस समय हमास का ये अक्टूबर 7 का अटैक नहीं हुआ था, ये तकरीबन मई में समझौता हुआ था कि हमारे लेबरर्स काफ़ी तादाद में इज़राइल जाएँगे। तो लेकिन अब कुछ हद तक जो लेबरर्स गए हैं, उसके बाद में अब उसके ऊपर इज़राइल ये एडवाइज़री भी गई है, और अब उनकी उसके ऊपर रोक भी लगी है कि अभी अ, अगले जब तक स्थिति सुधार नहीं होता स्थिति में, तब तक लोग ना जाएँ। अब तो भारत जो है वो अभी दोनों ही तरीके से, और भारत भी यही चाहेगा, और उनको अपने बैक चैनल टॉकिंग में यही बोलेगा कि भई इसको एस्केलेट ना किया जाए, क्योंकि अगर एस्केलेट होने से हमें नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा हमें कोई नहीं, किसी भी किस्म से। और फायदा तो अ, सिर्फ अमेरिका का है सर। हाँ, और जैसा कि भारत ने अभी तक बहुत सक्सेसफुली भारत डिप्लोमेसी ने किया है, कि टाइट रोप वॉक करके तकरीबन दोनों के साथ संबंध बिगाड़े नहीं। ना ये कहानी हमने रशिया यूक्रेन के साथ भी की है। रशिया अमेरिका के साथ भी जो बातचीत हो रही है उसमें भी ये बैलेंस हमने बरकरार रखा है। और जहाँ तक मेरा आइडिया है कि ईरान और इज़राइल के केस में भी दोनों ही हमारी स्थिति समझते हैं, दोनों को इंटरेस्ट भी है इंडिया से। ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट नहीं है। तो इज़राइल का अपना इंटरेस्ट है, इज़राइल ने भी हमें कई डिफेंस डील्स हैं जो उन्होंने जो चीज़ें वो हमें बेचना चाहते हैं। इज़राइल के लिए सबसे सेफेस्ट जगह इंडिया मानी जाती है। इज़राइल के सबसे ज़्यादा यूथ जो हैं, वो इंडिया आते हैं क्योंकि उनको सबसे सेफ लगता है। इज़राइल के साथ हमारे और भी कई इम्पोर्टेंट संबंध होने वाले हैं, ट्रेड में, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में, हमारे और एम्प्लॉयमेंट भी जैसे कि अभी चल रहा है, क्योंकि अब इज़राइल के सामने एक और मुसीबत आ गई है। अभी तक वो गाज़ा से खूब लेबर इस्तेमाल किया करते थे। अब वो लेबर उन्हें गाज़ा से नहीं मिलेगी, और ना वो उसके ऊपर भरोसा कर पाएँगे। तो उस हालत में वो भारत की तरफ देख रहे हैं, और भारत भी इस चीज़ में देख रहा है कि भारत के भी यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट तो हमें भी चाहिए। तो एक ये अपॉर्च्युनिटी के तौर पे ये सिचुएशन उभर के सामने आ रही है। और हमारे लिए भी अच्छा है कि अगर डायस्पोरा कहीं जाके आगे बढ़ता है, और डायस्पोरा का इन्फ्लुएंस बढ़ता है, तो भारत की भी सॉफ्ट पावर बढ़ती है, भारत का भी इन्फ्लुएंस बढ़ता है उस इलाके में जाके। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ज़ाहिर है कि हम नहीं चाहेंगे कि एस्केलेशन बढ़े, और एस्केलेशन बढ़ता है तो हमें नुकसान ही नुकसान है। माली तौर पे भी नुकसान है, डिप्लोमैटिक तौर पे भी नुकसान है, पॉलिटिकल तौर पे भी नुकसान है, और मेरे विचार से डिफेंस के जो हमारी डील्स हैं, उसमें भी थोड़ा-सा देरी होने के अंदेशा है। तो उसमें भी हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल, वैसे भी अभी कितना एस्केलेट हो सकता है ये जो पूरी टेंशन ईरान-इज़राइल के बीच चल रही है या जंग हो सकती है, कहना बहुत जल्दी होगा। क्योंकि अभी इतना कुछ तो देखने में सामने नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आसार क्योंकि जो यूक्रेन-रशिया के बीच हुआ, इतना लंबा चलेगा ऐसी भी कोई उम्मीद नहीं थी। अभी तक चल रहा है, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। फिर गाज़ा और इज़राइल के बीच हुआ, ईरान और इज़राइल के बीच टेंशन हो रही है। तो ऐसे में क्या कुछ कहाँ कैसे वो हो सकता है, किस करवट रूट बैठेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत-बहुत शुक्रिया सर,
आप इस मुद्दे पर जुड़े हमारे साथ और आपने इस मुद्दे को बहुत ही आसान और सरल शब्दों में हमारे व्यूअर्स के लिए समझाया। बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। जी, जय हिंद, आपका जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद बहुत-बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपके व्यूअर्स से बात करके। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद सर।